हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड अगेन आई एम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सप्लेन कॉलम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कि एक तरफ देखो, अगर हाउस होल्ड सेविंग गोइंग अप माइट नॉट बी अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। कि जो घरेलू सेविंग है वो बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए बेसिकली एक गुड न्यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि बेसिकली ये न्यूज़ क्या है। तो इसमें से जितने भी पॉइंट होंगे आप उसको नोट कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, उसको डाउनलोड कर लेना। और देखेंगे कि इसमें टेक्निकल चीज़ें क्या क्या हैं और उन टेक्निकल चीज़ों से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन कॉलम में ये पब्लिश हुआ है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि जो नेट फाइनेंशियल एसेट है इंडियन हाउस होल्ड का, वो 7% जीडीपी के हिसाब से वो 7.7% क्या किया है, बढ़ा है। अगर ये बात करते हैं तो ये तो पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन जब आप इसका क्लोजर लुक देखेंगे तो एक तरफ ये है कि लोग बैंकों से लोन लेने भी बंद कर दिए हैं। और जब वो बैंकों से लोन लेने बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, इस बंद नहीं कह सकते, कम कर दिए हैं, तो ये एक साइन है। ये साइन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी इकॉनमी स्लो डाउन में जा रही है। अब हमको ये समझना है कि ये नेट फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द ग्रॉस, तो ग्रॉस में से जब कभी भी आप कोई चीज़ माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिक वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेट में। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट? ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? आपने कितना डिपॉजिट किया है बैंकों में, साथ ही साथ आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है ना, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया और आपने कितना लोन लिया है। तो जब कभी भी आपका जो टोटल डिपॉजिट है और आपका हाउस होल्ड का मतलब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके घर की बात कर रहा हूँ। हाउस होल्ड इज अ वर्ड विच मीन्स घरेलू। ठीक है, तो उन्होंने कितना डिपॉजिट किया, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, अब उसमें से उनकी कितनी लाइबिलिटी है कि आपने कितना बैंक से लोन लिया, उसको जब आप माइनस कर देते तो ऑटोमेटिक वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेट फाइनेंशियल एसेट में। तो नेट फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट फाइनेंशियल एसेट। और ये नेट फाइनेंशियल एसेट हमारा बढ़ क्यों रहा है, उसका रीज़न क्या है? अगर हम ये बात करते हैं कि 2019 में जो हमारा जीडीपी है उसके हिसाब से अगर देखें तो जो नेट फाइनेंशियल एसेट था वो 7.2% था, और जो कि इस बार 7.7% हो गया, मतलब बढ़ा है। और वहीं अगर हम ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो वो मार्जिनली बढ़ा है। 21.3 लाख करोड़ से वो जो है वो कितना हुआ है, 21.63 लाख करोड़ हुआ है। द फाइनेंशियल लाइबिलिटी विटनेस्ड, अगर हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करते हैं, जो ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट है वो यहाँ से यहाँ तक केवल इंक्रीज किया है। और दूसरे नंबर पे अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं कि आपने लोन कितना लिया है, तो वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और डिक्लाइन कितना हुआ है? 7.5 लाख करोड़ से 6.0 लाख करोड़। तो ये बता रहा है ये कि आपकी लाइबिलिटी कम हुई, मतलब आपने लोगों ने बैंकों से लोन नहीं लिया तो लाइबिलिटी कम हुई। तो जब लाइबिलिटी कम हुई तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो नेट फाइनेंशियल एसेट है वो बढ़ना क्या हो गया, शुरू हुआ, जो कि एक साइन है स्लो डाउन का। ठीक है, क्योंकि बैंक का मतलब है मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन एट मिनिमम रिस्क। कि जो बैंक है वो एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन अगर वो नहीं करेगा तो फिर बैंक का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है और उसको किसी को लोन दे देता है। वो जब किसी को लोन देता है तो वो बेसिकली इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कहाँ करता है? अपने बिजनेस में करता है। उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एक साइकिल है, बिजनेस साइकिल। तो बैंक अगर मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तरफ डिपॉजिट बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो लोग लोन नहीं ले रहे हैं। तो ये जो बिजनेस साइकिल है वो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी को स्लो डाउन में लेके जाएगी, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो व्हाट डज द फाइनेंशियल लाइबिलिटी मीन्स? अकॉर्डिंग टू आरबीआई, a significant decline in share of borrowing from the banking sector in total liability during 2019-20 reflect the economic slowdown and risk aversion of bank। जैसा कि मैंने कहा कि अगर बैंक लोन ही नहीं बांटेगा तो फिर ये बैंक के लिए एक रिस्क बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। दो स्थिति है ना, बैंक अगर ज़्यादा लोन बांट देता है तब भी दिक्कत है, इन्फ्लेशन ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। अगर बैंक कम लोन बांटता है तब भी दिक्कत है। तो बैंक को लोन बांटना है और आपको लोन लेना है और आपको सेविंग भी करनी है, तो हर चीज़ मैनेज्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो मैनेज नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या है? बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका जो ये एपिडेमिक है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक्स सेज दैट सिंस देयर इज अ इकोनॉमिक स्लो डाउन, इस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इंडिविजुअल के पास इनकम नहीं है,
या उसकी इनकम डाउन हो रही है या इंक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है ना। और इसके वजह से वो जो है वो लोन नहीं ले रहा है। जब वो लोन नहीं दे रहा है तो ये एक साइन हुआ इकोनॉमी के स्लो डाउन को बता रहा है, अंडरस्टैंड। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज of GDP, the gross financial asset declined from 11.1% to 10.6%। कि जो आपका ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट है वो 11.1% से गिर के 10.6% पे चला गया। इन वैल्यू टर्म्स अगर इसको वैल्यू के टर्म में देखेंगे तो ये बढ़ रहा है। पिछले साल ये 21.23 लाख करोड़ था 2019 में, और इस बार के ईयर में ये बेसिकली 21.63 लाख करोड़ है। तो वाइल ओवरऑल सेविंग हैव नॉट ग्रोन इन प्रोपोर्शन, कि जो सेविंग भी बढ़ रही है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से जो लोगों की इनकम है, इंडिविजुअल की जो इनकम है, या तो वो नीचे जा रही है या जो है वो बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है बेसिकली जो आपका वैल्यू टर्म दिखा रहा है ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट का, वो मार्जिनली बढ़ रहा है। जिस प्रपोर्शन में उसको बढ़ना चाहिए वो उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप जीडीपी के टर्म्स में देखेंगे तो वो नीचे जाता जा रहा है। तो अ क्लोजर लुक एट द डेटा शोज दैट देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन प्रेफरेंस ऑफ डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट बाय इंडिविजुअल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर कुछ साल में हम देखें तो जो बंदा डिपॉजिट कर रहा है वो बैंकों में ना करके बल्कि और कहीं जगह पे कर रहा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा वो और किस जगह पे कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है कि अ क्लोजर लुक, अगर आप नज़दीक से ऐसे देखते हैं तो एट द डेटा शोज दैट देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट इन प्रेफरेंस ऑफ डिपॉजिट, कि जो डिपॉजिट प्रेफरेंस है लोगों का वो दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर रहे हैं रेदर देन बैंक में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वाइल होल्डिंग सेविंग इन बैंक डिपॉजिट एज पर द जीडीपी स्टूड एट 3.8% इन द 2019। और देखो 2019 में जो जीडीपी, जैसे बैंकों में जो सेविंग अकाउंट होता है, मतलब जो बैंकों में जो पैसा लोग जमा कर रहे हैं, ठीक है, नॉट सेविंग अकाउंट। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो 2019 में वो 3.8% थी, और वो मार्च 2020 में डिक्लाइन होकर 3.4% हो गई। अब जब बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आएगा तो वो लोन नहीं देगा, ऊपर से लोग लोन भी नहीं ले रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये अगर हम बात करते हैं तो एज बैंक रिड्यूस देयर इंटरेस्ट रेट, इसका दूसरा रीज़न क्या है कि एक तरफ तो देखो इकोनॉमिक स्लो डाउन है ना, एक तरफ इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एक कारण ये हुआ। और दूसरा कारण हुआ कि आपने ये देखा होगा कि इधर बीच कुछ सालों से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने रेपो रेट को गिराती जा रही है। तो जब रेपो रेट को वो गिराती जा रही है तो कोई भी अगर डिपॉजिटर बैंक में पैसा जमा करेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो पैसा अपना क्यों जमा करेगा? ऐसा 18 महीने से हो रहा। अगर एक छोटा सा क्लोजर लुक ले लो इधर भी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है और इधर होता है बैंक होता है। जब भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है वो रिजर्व बैंक से पैसा लेता है, तो रिजर्व बैंक इससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंक से क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसी इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ये बात क्लियर? हम नॉर्मल रूरल टर्म में बता रहे हैं, बाकी रेपो रेट का बहुत बड़ा डेफिनीशन होता है। तो उसको समझने के लिए यू हैव टू ज्वाइन माई चैनल। उसको जानने के लिए आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर होना चाहते हैं। तो कि आप जाएं एग्जाम में तो आप एग्जाम के क्वेश्चंस को क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को लोन दिया तो वो उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो बैंक भी इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। तो जो कंज्यूमर है, अगर मैं इस कंज्यूमर की बात करूं तो ये बैंकों में पैसा जमा करेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को नीचे कर देगा तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट को नीचे कर देगा, तो बंदा बैंक में पैसा जमा नहीं करेगा। और लास्ट 18 महीने से ऐसा हो रहा है कि रिजर्व बैंक जो है वो अपने रेट को गिरा रहा है। तो जब वो अपने रेट को गिरा रहा है तो लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। और दूसरे कारण है इकोनॉमिक स्लो डाउन है। अब इकोनॉमिक स्लो डाउन में क्या आ रहा है कि लोगों की इनकम या तो बढ़ नहीं रही है या जो है वो भी डाउन होना शुरू हो रही है, तो वो सेविंग की तरफ दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं। नाउ दे आर शिफ्टिंग हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ ऑन अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। मैं उसके बारे में अभी आगे आता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला रीजन क्या है, एक तरफ तो 18 महीने से रेपो रेट नीचे जा रही है, इसकी वजह से लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, उसका रीजन मैंने यहाँ से बताया। दूसरे नंबर पर इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आ गया, उसका भी इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, बैंकों के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो रेपो रेट के बारे में डेफिनेशन लिख रहा है। तो बिटवीन जनवरी 2019 टू मार्च 2020 आरबीआई कट द रेपो अबाउट 210 बेसिस पॉइंट।
फ्रॉम 6.5% टू 4.4%। तो ये इतना जो 2% तक ने हमने इंटरेस्ट, आरबीआई ने इंटरेस्ट घटाया, तो उसका भी इम्पैक्ट है। इनमें द रिड्यूस इज फर्दर टू 4%, यहाँ तक कि 6.5% से हम 4% पे आ गए। तो जब भाई आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा तो आप पैसा क्यों जमा करेंगे? जहां इंटरेस्ट मिलेगा वहां आप पैसा जमा करेंगे। तो वही चीज यहां पे हुई कि अगर हम बात करते हैं तो लोग स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा जमा करना ज़्यादा शुरू कर दिए, क्योंकि उनको वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती है बेसिकली, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या तमाम तरीके की जो गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम निकालती है, बेसिकली ये बजट का कैपिटल रिसिट होता है। जो भारत सरकार अपना बजट बनाती है उसके कैपिटल रिसिट में इसको दिखाया जाता है स्मॉल सेविंग स्कीम को। तो उसके लिए उतना टाइम नहीं है कि मैं उसके लिए आपको बताऊँ, ठीक है ना। फिर भी आप अपने से सर्च करके पढ़ सकते हैं कि स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वाई इज सो इन द बजट ऑन द कैपिटल रिसीट साइड। बजट दो तरीके का होता है, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। तो उसको कैपिटल रिसीट साइड में क्यों दिखाया जाता है? तो दैट कंटिन्यू टू ऑफर हायर रेट, दैट्स वाई बैंक डिपॉजिट विटनेस द हायर डिप्लॉयमेंट ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग एज दियर शेयर एज पर द जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 1.1% टू 1.3%। इसलिए जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उधर की तरफ देखो उसका शेयर बढ़ रहा है, और बैंकों का जो शेयर है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इंटरेस्ट रेट को क्या किया है? कम किया है। और साथ ही साथ दूसरा एक रीज़न और आ गया है, और वो रीज़न आ गया है क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक स्लो डाउन। एक एग्जांपल लो कि मान लो यूपी में हो तुम, ठीक है। अब यूपी के तमाम लेबर बाहर काम कर रहे थे, तो बाहर काम कर रहे तो कुछ पैसा तो भेज रहे थे, तो बैंकों के पास पैसा आ रहा था ना अपने घर परिवार के लिए। तो उनका भी रोजगार चला गया है, तमाम चीज़ें हो गई है, तो वो भी पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है क्या बोलते हैं, बैंकों के पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? उधर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस फंड और म्यूचुअल फंड का भी जो शेयर है वो डाउन होता जा रहा है। 2019 में 2.2% था, अब वो 2020 में वो 1.1% हो गया था। द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एसेट इन फॉर्म ऑफ करेंसी ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 1.5% टू 1.4% इन द सेम पीरियड। और इसी सेम पीरियड में जो जैसे होता है जिसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई, क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के बेसिकली 4 एग्रीगेट होते हैं, M0, M1, M2, M3 एंड M4। इसको भी जानने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वैसे जाके उसमें देख सकते हैं कि व्हाट इज़ मनी सप्लाई, ठीक है ना। तो ये आरबीआई का अपना एक मेथड होता है जिसमें वो कैलकुलेट करता है M0, M1, M2, M3, M4, जिसमें बेसिकली हम M1 को नैरो मनी कहते हैं और M3 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं। तो हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये बात समझ लें कि एक तरफ अगर हम बात करें तो जो लोग करेंसी के फॉर्म में भी अपने पास पैसा रखे हैं वो भी डिक्लाइन होना। हाउएवर सिंस लॉकडाउन अनाउंस इन मार्च 2020 देयर हैज़ बीन अ शार्प राइज इन करेंसी विद द पब्लिक। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हुआ लोगों ने करेंसी निकाल के अपने पास रखना शुरू कर दिया, ठीक है, विद द पब्लिक। आरबीआई डेटा शोज दैट द करंट विद द पब्लिक इंक्रीज द करंट विद द करेंसी, सॉरी करंट लिखा है, करेंसी विद द पब्लिक इंक्रीज फ्रॉम 23.4 लाख करोड़ ऑन मार्च 27, 2020। और ये 25 पहले जो था मार्च में जैसे ही लॉकडाउन हुआ ये 23.41 लाख करोड़ से बढ़ के 25.12 लाख करोड़ हो गया इन द वीक इंडेड ऑफ मई 22, 2020। मतलब मार्च से मई के बीच में इतना करोड़ जो है वो करेंसी इन लोगों के पास क्या हो गया? बढ़ गया। तो आरबीआई का जो आर्टिकल है क्वार्टरली एस्टीमेट ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी से सेवरल स्टडी हाउ हाउस होल्ड टेंड टू से मोर ड्यूरिंग अ स्लो डाउन एंड इनकम अनसर्टेनिटी। आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेविंग बढ़ेगी, स्लो डाउन सही होगा और हम आगे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ेंगे। और ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्योंकि भाई जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो 60 एंड अबव % कंजम्पशन पे बेस्ड है। कंजम्पशन होता है तभी डिमांड जनरेट होता है, तभी डिमांड जनरेट होता है तब ग्रोथ आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, रिपोर्ट फर्दर नोटेड दैट व्हाइल हाउस होल्ड सेक्टर इज द मोस्ट सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने अभी आपसे बोला कि कंजम्पशन आप करते तभी डिमांड जनरेट करता है, तो दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ रिलायंट और ये बहुत ही सस्टेनेबल हमारा सेक्टर है, ठीक है। इट्स रोल इज लाइकली टू बिकम क्रिटिकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी एफर्ट गैदरिंग क्रिटिकल मास टू लिफ्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द वाइस लाइक ग्रिप ऑफ द स्लो डाउन एंड मोर रिसेंटली द लाइफ थ्रेटेंड कोविड-19 पेंडेमिक। इसके वजह से भी ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स वाई।
थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरु जी। और अपने अच्छे कमेंट कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी। बाय बाय।